नमस्कार साथियों। हम सेल चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसके अंतर्गत हमने सेल क्या होती है और सेल के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ चुके थे। हम उन सेल ऑर्गेनल्स का मोटा मोटा रिवीजन करेंगे और उसके बाद अगले सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आज अध्ययन करेंगे। हमने देख लिया था कि सेल क्या होती है, सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेल की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, सिद्धांत किसने दिया था, सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या कौन है और मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे लंबी कौन होती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स के अंतर्गत हम लोगों ने कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम तथा अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम उसके बारे में उसके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इन पॉइंट्स का मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह प्रोटीन एवं फैट से मिलकर के बनी होती है, जबकि जो सेल वॉल होती है वो केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है और यह सेलुलोज की बनी होती है और प्लांट को सुरक्षा एवं आकार देने का काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और यह एटीपी के रूप में एनर्जी को बनाता है जो सेल के अदर सेल ऑर्गेनल्स और बॉडी के सभी पार्टों में पहुंचती है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी जो होता है वह परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। यह जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा जो वैक्यूल्स थे, जो क्या थे भाई, वैक्यूल, उनका क्या काम होता था? तो वैक्यूल्स जो थे वो भोजन को और पानी को, मेनली पानी को संग्रहित करने का काम करते थे और जो प्लांट सेल थी उनमें बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते थे और जो एनिमल सेल हैं उनमें छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं। यह पानी के अलावा अन्य जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो हम लोगों ने वैक्यूल्स के बारे में भी पढ़ लिया था और हम लोगों ने सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा था और देखा था कि सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो सेल डिवीज़न में महत्वपूर्ण होता है। सेंट्रोसोम की मात्रा जिन सेल्स में ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर सेल डिवीज़न अधिक होता है और जिन सेल में सेंट्रोसोम की मात्रा कम पाई जाती है उनमें सेल डिवीज़न सबसे कम होता है। जैसे कि हमने देखा था कि जो मानव की लीवर की सेल होती है उनमें सेल डिवीज़न बहुत फास्ट होता है जिससे उनकी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, जबकि जो न्यूरॉन सेल होती हैं, नर्व सेल होती हैं जो ब्रेन में पाई जाती हैं उनमें सेल डिवीज़न बहुत धीरे धीरे होता है जिसकी वजह से उनमें लगी चोट सही नहीं होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। यह दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह लिपिड और फैट का संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक होता है वह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के लिए और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स एवं वसा के लिए। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक चैप्टर को देख लिया था। आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अन्य सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। जैसे अगला जो सेल ऑर्गेनल्स है वो है राइबोसोम। क्या है भाई? राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था उसमें छोटे छोटे उभार पाए जाते थे, जहाँ पर छोटे छोटे उभार पाए जाते थे जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, और इन्हीं राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो इन्हीं राइबोसोम की वजह से होता है। सॉरी, तो राइबोसोम हम अगला सेल ऑर्गेनल्स राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, और इसमें दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S और 80S। यहाँ जो S है यह सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को दर्शाता है। ध्यान रखना है आपको, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का मतलब होता है कि यदि लिक्विड में इनको डाला जाएगा तो कौन सबसे पहले लिक्विड में अंदर जाएगा, नीचे बैठेगा, तो उसी को सेडिमेंटेशन फैक्टर कहते हैं। तो जो 70S है वो हल्का होता है, इसलिए यह जो है वो देर से बैठेगा, और 80S जो है वो जल्दी बैठ जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा और सबसे भारी या सबसे बड़ा कौन कहलाएगा? 80S राइबोसोम कहलाएगा। तो याद रखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें राइबोसोम ही पाए जाते थे, जहां पर प्रोटीन का क्या होता था भाई? निर्माण होता था। अच्छा, प्रोटीन होता क्या है? तो यहाँ देखेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ये जानकारी लिखी हुई है। आप देखेंगे कि प्रोटीन किसको कहते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं? तो ये छोटे कण होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं पर पाए जाते हैं। इनमें जो mRNA होता है उसके संदेश के अनुसार जो एमिनो एसिड होते हैं वो जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं, है ना। ये मुफ्त अवस्था में या RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या किए जाते हैं? पाए जाते हैं। कौन भाई? राइबोसोम। तो याद रखेंगे। इसके अलावा जो अगला सेल ऑर्गेनल है वो क्या है? केंद्रक या न्यूक्लियस। याद रखेंगे, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक कहते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्रक ही है जो बाकी सभी सेल ऑर्गेनल्स को यह मैसेज देता है कि आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहेगा कि भाई रेस्पिरेशन करो, श्वसन करो और एनर्जी बनाओ। गोल्जी बॉडी को कहेगा कि जो एनर्जी बन गई है जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ले जाओ, जो अन्य भोज्य पदार्थ है उनकी पैकेजिंग करो और दूसरी जगह भिजवाओ। यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेगा कि प्रोटीन का निर्माण करो। लाइसोसोम को कहेगा कि भाई जो खराब चीज़ें हैं उनको बाहर करो। तो जो न्यूक्लियस होता है वह क्या होता है? कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है। जैसे घर का मुखिया जो होता है वो पूरे घर को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स का जो मुखिया है वो कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। इसलिए इसको कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। याद रखेंगे, इसके अंदर DNA और RNA पाए जाते हैं। जो DNA होता है, ध्यान रखेंगे, वह केंद्रक में ही पाया जाता है, और यही DNA है जो किसका काम करता है? यही DNA है जो हेरिडिटी के लिए, आनुवांशिकता के लिए सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी में क्रोमोसोम पाए जाते हैं और वो क्रोमोसोम हेरिडिटी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें आनुवांशिक गुण होते हैं, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो याद रखेंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो सेल ऑर्गेनल केंद्रक के बारे में आपको याद रखना है। क्या? जो केंद्रक होता है यह झिल्ली से घिरा होता है, जिसे केंद्रीय झिल्ली कहते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। याद रखना। देखो, अभी हमने एक पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, वो सेल के चारों ओर पाई जाती है, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। यह केंद्रक के चारों ओर क्या की जाती है? पाई जाती है। ये किसके चारों ओर पाई जाती है भाई? केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है। इसमें एक या एक से अधिक न्यूक्लियोलस भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे और स्ट्रक्चर हैं जिनको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो याद रखेंगे, न्यूक्लियोलस जो होते हैं
वो कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कहाँ पाई जाती है? केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है, ताकि केंद्रक क्या ना हो, फैले ना। यह कोशिका की सभी गतिविधियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है, और हेरिडिटी के लिए सबसे क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो इतनी बातें हमें किसके बारे में याद रखनी है? केंद्रक के बारे में। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल है वो क्या है? लाइसोसोम। क्या है भाई? लाइसोसोम। हम जानते हैं कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम जो होता है इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण गुण यह होता है कि लाइसोसोम में सेल के अंदर यदि कोई अवांछित पदार्थ एंटर कर जाता है, या सेल का कोई सेल ऑर्गेनल ठीक से काम नहीं करता है, या कोई सेल खराब हो गई है, तो उसको ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये छोड़ देता है, जिससे वो सेल ऑर्गेनल या वो पूरी की पूरी सेल ही क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा? अपने अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है उसको छिड़क देगा। किसके ऊपर? माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और मान लो कि पूरी की पूरी सेल ठीक से काम नहीं कर रही है, तो ये अपने अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इसको पूरा सेल के अंदर बिखेर देगा, जिससे सेल पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो सेल नष्ट हो जाएगी तो सेल के अंदर ही तो लाइसोसोम पाया जाता है, इसलिए लाइसोसोम भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है, क्योंकि सेल के अंदर कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जो सेल के लिए हानिकारक है, तो वह अपने आप के बारे में भी नहीं सोचता, अपने आप को भी नष्ट कर देता है। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ध्यान रखना है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यह कैसे जो सेल ऑर्गेनल हैं और बाकी खुद सेल है उसको नष्ट कर देता है, तो किसकी वजह से? हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से। याद रखेंगे। ये उसी के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो लिखे हुए हैं कि इसके काम क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और इससे अधिक कुछ थोड़ी और जानकारी भी लिखी हुई है। तो ये वही बातें जो मैंने आपको बता दिया। क्या भोजन कणों, जीवाणुओं और अन्य बाहरी कणों को पचाने का काम करता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या पुराने भागों को तोड़कर हटाने का काम करता है। जैसे मैंने कहा कि कोई सेल ऑर्गेनल खराब हो गया है तो उसको नष्ट कर देता है। कोशिका के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, खराब चीज़ें हैं, उनको क्या करता है? नष्ट कर देता है, और रक्षा में भी हेल्प करता है। याद रखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है कि लाइसोसोम की खोजकर्ता कौन थे? तो भाई क्रिश्चियन डी डोबे थे। क्रिश्चियन डी डोबे थे। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे लिखी हुई है जो आपको याद रखना है, क्या कि जो लाइसोसोम है वह आरबीसी में, ह्यूमन की जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है? उनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। याद रखना है। अगला जो सेल ऑर्गेनल है वो क्या होता है? तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। ध्यान रखना, जैसा कि इसका नाम है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, वैसा ही इसका काम भी होता है। जीव द्रव्य यानी कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य जो होता है वह क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। ध्यान रखना। जो कोशिका है, ये आप जो चित्र में कोशिका देख रहे हैं, ये कोशिका के बीच में सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, और इन्हीं के बीच में आपको दिख रहा है ये ब्लू ब्लू कलर का। याद रखना, आपको ये 3D में दिखाई दे रही होगी। तो जो सेल होती है ना एक्चुअली में, वो क्या होती है? 3D ही होती है, 2D नहीं होती। हम लोगों को जो 9वीं 10वीं की किताबों में, 6वीं 7वीं की किताबों में सेल्स जो दिखती है वो ऐसे कुछ इस प्रकार की बनी होती है। जंतु कोशिका की बात करें तो ऐसी गोल बनी होती है, और पादप कोशिका की बात करें तो ऐसी थोड़ा सा किस शेप में, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में बनी होती है। तो याद रखना है, जो सेल है वो क्या नहीं है भाई? 2D नहीं है, वो क्या है? 3D है। तो ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, वो जो सेल है
जो क्या है भाई, सेल है वो, उसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। इसमें याद रखना 80% क्या होता है, पानी होता है। 80% क्या होता है, पानी। अच्छा, जो जीव द्रव्य है उसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? हमने देखा कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। तो अगर ये कोई लिक्विड नहीं होगा जो इनको पकड़ के रखे, तो ये क्या होंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा ये मेरी जगह है, गोल्गी बॉडी कहेगा ये मेरी जगह है, एक दूसरे से लड़ भिड़ेंगे, एक दूसरे से टकरा जाएंगे। इसलिए जो जीवद्रव्य होता है वह इन सबको पकड़ के रखता है और एक दूसरे से सेपरेट रखता है। तो जो जीवद्रव्य होता है उसके दो पार्ट हैं, याद रखना है। क्या है? दो पार्ट। एक को साइटोप्लाज्म कहते हैं, एक को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है वह कोशिका के चारों ओर क्या होता है, पाया जाता है, यानी कि केंद्रक के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो इनके बीच में सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो पाया जाता है उसको केंद्र का द्रव्य कहते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। अगर किसी सेल का जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है या प्रोटोप्लाज्म नष्ट हो जाता है तो वो सेल पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। याद रखेंगे आप। तो ये वही फैक्ट लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बता दिए। क्या कि जो कोशिका द्रव्य होता है वह कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। इसमें विभिन्न सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग निलंबित रहते हैं, मतलब उसके अंदर रहे आते हैं। और जो क्या है केंद्रिका द्रव्य है वह कहाँ पाया जाता है, यह केंद्रक के भीतर पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन जाल होता है तथा न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। हमने अभी देखा कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और इसी के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वह भी क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है। अगला जो सेल ऑर्गेनल है वो क्या है, सिलिया और फ्लैजिला। सिलिया और फ्लैजिला के बारे में कितनी बातें याद रखनी है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाल के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो जैसे पूछे कि सेल के अंदर कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है, तो वो कौन से स्ट्रक्चर हैं भाई, सिलिया और फ्लैजिला हैं। सिलिया और फ्लैजिला सेल के बाहर पाए जाते हैं। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है वो क्या, मूवमेंट और फीडिंग के लिए। किसके लिए भाई, मूवमेंट और फीडिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं सिलिया और फ्लैजिला। यानी ये सेल के बाहर होते हैं और ये जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर से। अगला हमें किसके बारे में पढ़ना है, प्लास्टिड। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्लास्टिड है वो कहाँ पाया जाता है, तो प्लास्टिड जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है भाई, प्लांट सेल में पाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात, ये होते कितने प्रकार के हैं, तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, यानी 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट पत्ती में पाए जाते हैं और भोजन निर्माण करते हैं। हम लोगों ने 6वीं 7वीं 8वीं की किताबों में पढ़ा है कि जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, उसके लिए सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत होती है। सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है जिससे प्लांट अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो पत्तियों में पाए जाते हैं और भोजन निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कौन, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अलावा जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं यह जड़ या मूल में भंडारित होते हैं, ये इनको अवर्णित लवक कहा जाता है। और क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक कहलाते हैं, यह फूल फल आदि में पाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रोम मतलब कलर होता है, तो ये रंग प्रदान करने का काम करते हैं। तो 3 प्रकार के लवक पढ़े, क्लोरोप्लास्ट जो भोजन निर्माण में जरूरी होता है और पत्तियों में पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट जड़ और मूल में भंडारण करते हैं,
और क्रोमोप्लास्ट जो फूल पत्ती आदि में पाए जाते हैं, फल फूल में पाए जाते हैं सॉरी, और रंग प्रदान करने का काम करते हैं। कुछ इसमें क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही इनका रंग, जैसे कि कैरोटीन जो गाजर होती है उसकी वजह से गाजर का रंग आता है, और जेंथोफिल की वजह से चुकंदर का, लाइकोपेन की वजह से टमाटर का, और एंथोनिन की वजह से बैगनी रंग किसका होता है, बैगनी रंग होता है फलों में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि जो प्लास्टिड होते हैं ये केवल पौधों में पाए जाते हैं, और जो है तो भोजन निर्माण, भंडारण और रंग प्रदान करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, चलो हम लोगों ने सेल को, प्लांट सेल के बारे में पढ़ लिया और एनिमल सेल के बारे में पढ़ लिया। अब सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा है, उनमें जो दो सबसे महत्वपूर्ण सेल हैं उनमें डिफरेंस पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। आप देख सकते हैं चित्र में दोनों प्रकार की सेल बनाई गई हैं। ये आपको एनिमल सेल का एक चित्र है और ये प्लांट सेल का क्या है, चित्र है। देखो, जो एनिमल सेल है वो थोड़ी सी गोलाकार होती है, स्फेरिकल होती है, जबकि जो प्लांट सेल है वो कैसी होती है भाई, जो प्लांट सेल है वो लगभग थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में होती है। अच्छा, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है, कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं और कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं। देखो, सबसे पहले आकार के बारे में ही बात करते हैं। तो प्लांट सेल का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। बहुत एकदम बेसिक बात है कि प्लांट जो होता है वो एनिमल से तो बहुत बड़ा होता है, इसलिए उनकी सेल जो होती हैं वह भी क्या होती हैं, साइज में बड़ी होती हैं। और जंतु कोशिका या एनिमल सेल छोटी होती हैं। जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट सेल में बहुत बड़े आकार में पाए जाते हैं और एनिमल सेल में छोटे आकार में पाए जाते हैं। जो सेल वॉल है वह केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में अनुपस्थित होती है। प्लास्टिड जो होते हैं वह भी केवल और केवल किस में पाए जाते हैं भाई, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है यह भी मेनली किस में सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में उपस्थित नहीं होता है जबकि एनिमल सेल में उपस्थित होता है। हमने पढ़ा था सेंट्रोसोम सेल डिवीजन के लिए जरूरी होता है। लाइसोसोम जो प्लांट सेल है उसमें कम विकसित होता है और एनिमल सेल में अधिक विकसित होता है, लेकिन याद रखना है दोनों में क्या किया जाता है, ये पाया जाता है। ठीक है, सिलिया और फ्लैजिला जो प्लांट सेल है उसमें अनुपस्थित होता है जबकि एनिमल सेल में पाया जाता है। आकार की बात करें तो ये आयताकार, जैसे हमने बताया, रेक्टेंगुलर होता है और यह गोल होता है। लेकिन गोल कैसा होता है भाई, इर्रेगुलर होता है। कैसा होता है, इर्रेगुलर या अनियमित होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि एकदम प्योर गोल होता है। ऐसे ही एनिमल्स, प्लांट सेल भी होती है। ठीक है, हम ये अभी ऊपर पढ़ के आ गए हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर देखेंगे और हम लोग फिर ये भी पढ़ेंगे कि सेल जो अभी हमने पढ़ा, हमने देखा कि एनिमल सेल गोलाकार होती है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बॉडी के अलग अलग पार्ट में पाए जाने वाली सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो अगले चैप्टर में हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनके बारे में अंतर पढ़ेंगे और जो अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं, अलग अलग साइज की, शेप की सेल्स होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।